Hello students, so welcome in the physics class. Today we will start with the syllabus. So let us start with the common potential. Common potential. Common potential होता क्या है एक्चुअल में? Whenever any two capacitors, these are charged to the different potentials. दो अलग अलग कैपेसिटर ले लिए, उनको हम लोगों ने अलग अलग पोटेंशियल के ऊपर क्या कर दिया, चार्ज कर दिया. Then these are connected by a conducting wire. Then what happens? That the charge, positive charge, that always move from or always flow from the capacitor at high potential to the capacitor at a low potential. Means चार्ज हमेशा फ्लो करेगा कहाँ से? उस कैपेसिटर से जिसका पोटेंशियल हाई है. किस कैपेसिटर की तरफ? उस कैपेसिटर की तरफ जिसका पोटेंशियल क्या है, लो है. लेकिन कब तक करेगा? टिल द पोटेंशियल ऑफ बोथ द कैपेसिटर दैट बिकम्स इक्वल और द पोटेंशियल दैट बिकम्स सेम. सो दिस सेम पोटेंशियल ऑफ बोथ द कैपेसिटर दैट इज नोन एज अ कॉमन पोटेंशियल. क्योंकि दोनों का जो पोटेंशियल है वो क्या आ गया, सेम आ गया, तो वही क्या हो गया, दोनों का कॉमन पोटेंशियल आ गया. ठीक है. सो हम लोग क्या बोल सकते हैं दैट व्हेन any two capacitors, these are charged to the different potentials, are connected, then the charge are connected by a conducting wire, then the charge flow from the capacitor at a high potential to the capacitor at a low potential till the potential of both the capacitors that becomes equal till. तो ये जो आपके पास क्या आएगा, आपके पास then the potential which is same on the both the capacitor is known as a common potential. ठीक है. इसको डिनोट करते हैं हम लोग B से. तो मान लो हमारे पास लेट two capacitors C1 and C2 are charged to potentials V1 and V2 रिस्पेक्टिवली. ये हम लोगों ने क्या कर दिया, इनको चार्ज कर दिया. अब क्योंकि इस प्रोसेस में चार्ज एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर की तरफ को फ्लो करेगा जब इनको कनेक्ट किया जाएगा, तो इसका मतलब देयर इज अ नो लॉस ऑफ द चार्ज. तो हम लोग बात करते हैं दैट द इनिशियल चार्ज मतलब बिफोर शेयरिंग द चार्ज आपके पास इनिशियल चार्ज की बात करते हैं. इनिशियल चार्ज on the system of the two capacitors, that is Q1. Q आएगा आपके पास, that is equal to C1 V1 plus C2 V2. इसको दे दिया नंबर 1. अब क्या किया गया, when the capacitors are connected by a conducting wire, चार्ज कहां से फ्लो करेगा? चार्ज फ्लोज फ्रॉम कैपेसिटर एट हाई पोटेंशियल to the capacitor at low potential. Till the potential of both capacitors becomes equal. So this potential is कौन सा पोटेंशियल आ गया, ये कॉमन पोटेंशियल. इसको क्या बोल दिया हम लोगों ने, कॉमन पोटेंशियल. इसी पोटेंशियल को नाम दे दिया हम लोगों ने क्या, कॉमन पोटेंशियल, जो दोनों का एक जैसा है. सो मान लो आपके पास लेट V be the common potential. अब क्या होगा, चार्ज निकालते हैं, चार्ज तो वही उतना ही है जितना पहले था, वही में फ्लो किया.
इसका मतलब टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम दैट इज C1V प्लस C2V। यहाँ से बेटा आपके पास V कॉमन आ रहा है तो मैं इसको लिख दूँ C1 प्लस C2 इंटू V के बराबर। लेट दिस वन इज नंबर 2। अब देखो ये भी Q के बराबर, ये भी Q के बराबर, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 अगर हम लोग देखें तो C1 C2 इंटू V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2। सो यहाँ से V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। दिस वन इज द कॉमन पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर्स। ये रिलेशन आ गया किसके लिए? कॉमन पोटेंशियल के लिए। बस इतना सा काम है हमारे पास। अगर मान लो ये जब भी हमारे पास कॉमन पोटेंशियल का कंसेप्ट आता है देन द कैपेसिटर्स दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर मान लो बाय चांस हमारे पास जो कैपेसिटर्स हैं, एक स्पेशल केस लेके चलते हैं हम लोग यहाँ पर, अगर मान लो कैपेसिटर्स को हम लोगों ने कनेक्ट किया है इसमें सीरीज में, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। इन केस ऑफ एक नोट डाल देते हैं हम लोग यहाँ पर, नोट। वैसे इस फार्मूले को यूज नहीं करेंगे, यूज यही करना है आप लोगों को, क्योंकि कैपेसिटर्स को हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं किसमें? पैरेलल में कनेक्ट करना है, क्योंकि पैरेलल में कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ता है, इसलिए पैरेलल में ही आप लोगों ने कनेक्ट करना है, ठीक है। सो व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो कॉमन पोटेंशियल V that is equal to C1 V1 minus C2 V2 upon C1 plus C2। बस ये ध्यान रखना आपको। उस केस में यहाँ पर माइनस साइन आता है। वैसे ये यूज नहीं होता है, आज तक यूज नहीं हुआ है, फार्मूला कहीं पर भी पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इसको ध्यान में रख लेना, बाई चांस हो सकता है कि पूछ लिया जाए, ठीक है। मोस्टली आप लोगों ने सिंपली यही फार्मूला जो है वो इसी को प्रेफर करना है आपको, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग ऑफ चार्जेस। इसी केस में जब कैपेसिटर्स को हम लोगों ने कनेक्ट किया तो एनर्जी लॉस आता है। देखो चार्ज का लॉस तो नहीं हुआ, चार्ज लॉस्ट दैट इज इक्वल टू चार्ज गेन बाय द अदर कैपेसिटर, ये हमारे पास बराबर आ जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एनर्जी लॉस की। एनर्जी लॉस के लिए फार्मूला भी निकालेंगे हम लोग यहाँ पर। सो ये जो कॉमन पोटेंशियल का कंसेप्ट किया है, ये 2 नंबर का एक बार क्वेश्चन आया हुआ है और पूछ लिया जाता है कई बार ये इनटू मार्क्स। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ये, ठीक है। या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग बात करते हैं लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस। लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस। देखो हमारे पास क्या है कि वेन टू कैपेसिटर्स, कोई 2 कैपेसिटर जो है हमारे पास नेट कैपेसिटर्स C1 and C2 are charged to potential V1 and V2 रिस्पेक्टिवली। अब होता क्या है कि हम लोग चलो पहले इनिशियल एनर्जी निकाल देते हैं। सो इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम E1 में इसको मान देता हूँ, दैट इज हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। इसको दे दिया नंबर 1। अब होता क्या है, जैसे 2 कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने, व्हेन द 2 कैपेसिटर्स दीज आर कनेक्टेड, ठीक है, तो चार्ज फ्लोज फ्रॉम वन कैपेसिटर टू अनदर कैपेसिटर। व्हाट हैपेंस दैट द फ्लो ऑफ चार्ज देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ द हीट एंड प्रोडक्शन ऑफ द रेडिएशन। सो सम ऑफ द एनर्जी दैट इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ द हीट एंड रेडिएशंस। कुछ एनर्जी किसकी फॉर्म में लॉस हो जाती है? इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड रेडिएशंस। सो when
कॉमन पोटेंशियल हमने किया है। अभी निकाला था रिलेशन कॉमन पोटेंशियल किसके बराबर आ जाएगा, V दैट इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। सो द फाइनल एनर्जी E2 मैंने मान ली दैट इज हाफ कैपेसिटर जुड़ गया C1 प्लस C2 हो गया इनटू V स्क्वायर। मैं इसकी वैल्यू रखूँ यहाँ पर, सो E2 दैट इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 इनटू V स्क्वायर। V की वैल्यू ये रखूँ मैं यहाँ से, तो मेरे पास आ गया C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ E2 दैट इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2, यहाँ पर आ गया C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आ गया, तो मेरे पास बच गया E2 दैट इज इक्वल टू इसके बराबर हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ये बचा, ये आ गया E1, ये था E2, दिस वन इज सेकंड। मैं क्या करूं, यहां से निकालूं E1 माइनस E2, ठीक है। पहली वाली में से इनिशियल में से फाइनल को मैं माइनस कर देता हूं। चलो निकालते हैं इसको। तो let us find E1 minus E2. So E1 minus E2 is equal to इसके बराबर हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस this one is half C1 V1 plus C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 plus C2। एलसीएम आ जाएगा आपके पास हाफ C1 plus C2, तो ये मैंने ले लिया एलसीएम 2C1 plus C2। यहाँ से देखें तो मेरे पास आ गया C1 into C1 plus C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 इंटू C1 प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। चलो करते हैं इसको सॉल्व। दैट इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए बेटा, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर मैं इसके साथ में रहेगा प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। मैं माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस A स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2AB 2C1 C2 V1 V2 डिवाइडेड बाई 2C1 प्लस C2। अब देखो C1 V1 स्क्वायर प्लस का C1 V1 स्क्वायर माइनस का कैंसिल। यहां से देखो C2 V2 स्क्वायर प्लस का C2 V2 स्क्वायर माइनस का ये कैंसिल। तो मेरे पास बच गया कुल मिलाकर के यहाँ से C1 C2 V1 स्क्वायर फिर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 अपॉन 2C1 प्लस C2। यहां से मैं C1 C2 कॉमन ले लेता हूं, इनसाइड बच गया V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 अपॉन 2 into C1 प्लस C2।
अब ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। तो मेरे पास आ गया ये किसके बराबर, दैट इज दिस इज e1 माइनस e2 दैट इज c1 c2 v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर अपॉन 2c1 प्लस c2। अब देखो c1 c2 तो पॉजिटिव ही है, v1 माइनस v2 भले ही इनका डिफरेंस नेगेटिव आए लेकिन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब ये क्या हो गया पॉजिटिव, विच इज पॉजिटिव। ये क्या हो गया आपके पास पॉजिटिव आ गया। इट मींस हमारे पास जो E1 है दैट इज ग्रेटर देन E2, मतलब इनिशियल एनर्जी ज्यादा थी और फाइनल क्या आ गई कम आ गई। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं दैट E1 माइनस E2 दैट इज ग्रेटर देन 0 और E1 दैट इज ग्रेटर देन E2। सो देयर इज अ लॉस इन एनर्जी, सो देयर इज लॉस इन एनर्जी। ठीक है, सो ये जो लॉस है आपके पास, लॉस इन एनर्जी किसके बराबर आएगा, यही आएगा डिफरेंस इन एनर्जी के बराबर। सो लॉस इन एनर्जी आपके पास यही आ गया किसके बराबर, जो ये है फार्मूला आपके पास। सो लॉस इन एनर्जी दैट इज इक्वल टू C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस C2। दिस वन इज द लॉस ऑफ एनर्जी और लॉस इन एनर्जी इन केस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दो तरीके से करेंगे आप लोग, आइदर यू कैन अप्लाई डायरेक्टली दिस वन फार्मूला या फिर हम लोग एनर्जी निकालेंगे, दोनों केसेस में अलग अलग फिर हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये बाद में सीखेंगे हम लोग। उससे पहले हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करके चलेंगे, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। राधे इसको डाइलेक्ट्रिक्स हम लोगों ने जब फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था तो उस टाइम थोड़ा सा लिखा था, जब हम लोगों ने बात की थी कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स, तो उस दौरान थोड़ा सा पढ़ा था इसके बारे में डाइलेक्ट्रिक्स। आज हम लोग डिटेल में इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, सो डाइलेक्ट्रिक्स डाइलेक्ट्रिक्स आपके पास क्या है, जितने भी इंसुलेटिंग मटेरियल हैं वो सारे के सारे क्या हैं डाइलेक्ट्रिक्स। सो दीज आर द इंसुलेटिंग materials which transmit the electric effect without कंडक्टिंग। बिना कंडक्ट किए हुए आपके पास क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो जो डाइलेक्ट्रिक हैं वो दो तरह के हैं आपके पास। अब देखते हैं हम लोग है कौन से। इंसुलेटिंग मटेरियल आपके पास पेपर आ गया, माइका आ गया, ग्लास आप लोगों के पास आ गया, ये सारे के सारे मटेरियल्स आप लोगों के पास क्या हो गए, दीज आर डाइलेक्ट्रिक्स। सो डाइलेक्ट्रिक्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहली बात करेंगे हम लोग, then these are the non-polar and second one are polar dielectrics। हम लोग बात करते हैं पहले किसकी, नॉन पोलर की। समझना है इनको कौन कौन से, शायद केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, वहां
से थोड़ा सा रिलेशन आएगा आपके पास है नॉन पोलर डायरेक्ट्रिक्स। पहले नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं। द मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास of positive charge coincides with the center of mass of negative charge is called non-polar dielectric, सॉरी नॉन-पोलर मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल की बात है। इसका मतलब जिस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, कुल मिलाकर के सिंपल भाषा में ये समझते हैं हम लोग, जिस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, नेट पॉजिटिव चार्ज और नेट नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करके कोइंसाइड करके उसको बोलते हैं नॉन पोलर, मतलब कोई भी पोलैरिटी उसकी नहीं आई। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, इसका जीरो हो गया आपके पास। ठीक है, तो जो भी डाइलेक्ट्रिक आपके पास इस तरह के मॉलिक्यूल का बना होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल का बना होगा, उस डाइलेक्ट्रिक को क्या बोलते हैं हम लोगों ने, दैट इज नोन एज अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। सो द डाइलेक्ट्रिक made of non-polar molecules is called non-polar dielectric. For example देखें हम लोग, H2 हमारे पास है, N2 हमारे पास है, O2 ऑक्सीजन की बात कर ले अगर हम लोग तो ये भी हमारे पास आ जाती है। ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें, CO2 या मीथेन, CH4 एटसेट्रा, दीज आर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब ये जो है आपके पास जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स are of symmetrical shape. इनकी जो शेप होगी वो कैसी आएगी, symmetrical shape, मतलब spherical shape आएगी, and the dipole moment of these molecule is zero. ठीक है, dipole moment of the molecule is zero. तो ये आपके पास बनेगा जो इस तरीके से आप लोगों ने स्फीयर बनाना है। ये यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या करके कोइंसाइड करके, तो ये हमारे पास बन गया नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, इस तरीके से जिसमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करके कोइंसाइड, तो डिस्टेंस दोनों के बीच की क्या हो गई, जीरो। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, दैट इज आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। अब सेपरेशन तो क्या हो गई, जीरो, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो के बराबर आ गया। इसलिए जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, नॉन पोलर मींस नो पोलैरिटी, नो पोलैरिटी मींस आपके पास डाइपोल मोमेंट दैट इज इक्वल टू जीरो के बराबर आ गया। इसलिए इन डाइलेक्ट्रिक्स को क्या बोल दिया हम लोगों ने, दीज आर नोन एज अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। और इनकी शेप कैसी आ गई, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब स्फेरिकल शेप आप लोगों ने यहाँ पर बना। बात करते हैं हम लोग दूसरी तरह के जो डाइलेक्ट्रिक आगे, कौन से बच गए, पोलर। चलो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स समझ में आ रहा है, यहां पर पोलैरिटी आ रही है। ठीक है, तो
पहले पोलर मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं। सो द मॉलिक्यूल in which the center of mass of positive charge does not coincide with the center of mass of negative charge is called polar molecule। तो इसका मतलब जो डाइलेक्ट्रिक ऐसे मॉलिक्यूल्स का बना है उसको क्या बोल दिया? पोलर डाइलेक्ट्रिक। सो द डाइलेक्ट्रिक made up of polar molecules is called polar dielectric। उसको बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अब इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल मैथ्स में आता है HCl आप लोगों के पास आ गया, NH3 आपके पास, अमोनियम जिसको बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया, एक्सेट्रा आपके पास EDC। ये आपके पास सारे के आगे इरादा पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब द शेप ऑफ पोलर मॉलिक्यूल is unsymmetrical। unsymmetrical है and it have net non-zero dipole moment। मतलब हर मॉलिक्यूल का नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट आ जाएगा आपके पास। तो इसकी शेप आपको कैसे करना होगा? इस तरीके से ओवल टाइप शेप बना देंगे। इस साइड पर नेगेटिव चार्ज और इस साइड पर पॉजिटिव चार्ज। तो सेपरेशन आ गई दोनों चार्जेस के बीच की। तो आपके पास क्या आ गया? इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो आ गया। ठीक है, हर मॉलिक्यूल का। तो ये हो गया आपके पास कौन से? पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब बात करते हैं इनकी पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो करते हैं स्टार्ट हम लोग। Polarization of non-polar dielectrics and polar dielectrics in एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे हम लोग इनको। ठीक है, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। समझना है इसको, नोट्स में प्रोवाइड करूंगा, वहां से लिखना है सारी चीजें, यहाँ पर सिर्फ समझाऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, समझना है आप लोगों ने। देखो पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, दैट इज पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। हमने बात की कि भाई आपके पास द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच
non-polar molecule is zero. Hence, in the absence of the external electric field, the net dipole moment of the non-polar dielectric that is also zero. तो भले ही हम लोग ऐसे रखते हैं, ये हम लोग ने क्या किया, ये ले लिया मैंने मॉलिक्यूल इस तरीके से, और डाइलेक्ट्रिक ले लिया मैंने, ये सिमेट्रिकल शेप है इसके मॉलिक्यूल्स की। यहाँ पर ई नॉट जो है दैट इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। सो नेट डाइपोल मोमेंट दैट इज जीरो बिकॉज the dipole moment of each molecule that is equal to zero, hence the net dipole moment of the dielectric, जिसमें ये molecules हैं सारे वो क्या हो गया, जीरो। As the external electric field is applied, what happens that there is a force on the positive charge in the direction of the electric field and force on the negative charge that is opposite to the direction of the electric field. It means that positive and negative charges, these are separated by the external electric field, and hence each molecule that acquire a net dipole moment in the direction of the external electric field. So हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो पूरा का पूरा जो डाइलेक्ट्रिक है that acquire the net dipole moment in the direction of the external electric field. तो जैसे ही इसको external electric field में रखा तो ये क्या कहानी होगी आपके पास, इस तरीके से ये बन गई शेपिंग, ये हो गए सेपरेट चार्जेस। देखो इस साइड को मैंने लगा दिया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस साइड को मूव कर गया आपके पास नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगा इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया इस साइड। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है इस साइड को, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, इट मींस नेट डाइपोल मोमेंट दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मींस दैट द पोलर डाइलेक्ट्रिक दैट गेट्स पोलराइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और इट acquire the net dipole moment in the direction of the applied external electric field। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक था दैट गेट पोलराइज्ड इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका नेट डाइपोल मोमेंट जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो क्या था, जीरो के बराबर था। अब बात करते हैं किसकी, पोलराइजेशन ऑफ अ पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक में देखते हैं हम लोग क्या है, सेकेंड पोलराइजेशन ऑफ polar dielectric. In polar dielectric, each molecule that have net dipole moment, but all these dipole moments are oriented in random directions in the absence of the external electric field. जब तक external electric field नहीं अप्लाई की गई है, all such dipole moments these are oriented in a random directions. Hence the net dipole moment of the dielectric that is equal to zero। मतलब हमारे पास ऐसे है कुछ, ये ऐसे आ गया नेगेटिव पॉजिटिव, कोई एक ऐसे आ गया आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव, हो सकता है ये ऐसे जैसे कर रहा हो नेगेटिव पॉजिटिव, हो सकता है यहाँ जैसे ये ऐसे घूम रहा हो, दिस वन इज पॉजिटिव नेगेटिव, हो सकता है ये ऐसे हो आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव, और हो सकता है ये आपके पास ऐसे हो यहाँ जैसे नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पर आपके पास मान लो ये इस तरीके से स्थिति है इसकी नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ जैसे ये ऐसे है आपके पास पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये आपके पास इस तरीके से हो, मान लो ये दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव, कैसे भी बना सकते हो आप। ये केस है जब आपके पास क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू जीरो, मतलब ऑल द डाइपोल्स these are oriented in the random direction so that the net dipole moment of the dielectric that is equal to zero। तो मतलब क्या हुआ, चाहे पोलर डाइलेक्ट्रिक है
चाहे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक दैट इज इक्वल टू 0. व्हाट हैपेंस व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड? All these dipole these align in the direction of the electric field. सारे के सारे डाइपोल क्या हो जाएंगे? These align in the direction of the electric field. ऐसे align हो जाएंगे. Hence, the dielectric that acquire the net dipole moment in the direction of the applied external electric field. तो कुल मिलाकर के कंक्लूजन ये है. अब हम लोगों ने ये ध्यान में नहीं रखना है कि डाइलेक्ट्रिक पोलर है या नॉन पोलर है. चाहे आपके पास पोलर है चाहे नॉन पोलर है, जब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की इसका डाइपोल मोमेंट क्या है? 0 है. और जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी दैट इट अक्वायर द नेट डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. बस ये चीज हम लोगों ने ध्यान में रखनी है. अब भूल जाना है कि कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है. हम लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है किसके बारे में कि डाइलेक्ट्रिक है हमारे पास, बस और कुछ नहीं. ठीक है. तो अब हम लोग डाइलेक्ट्रिक के बारे में जानेंगे. यहाँ पर देखते हैं हम लोग पोलराइजेशन और हम लोग बात करें रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक. ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. Reduction of electric field by the polarization of डाइलेक्ट्रिक, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक, reduced value of electric field in dielectric. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे पास. मान लो हम लोगों ने कोई एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले ली, ठीक है. Consider any dielectric slab which is placed in the external uniform electric field. ये मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लूंगा यहाँ पर. ये दो प्लेट्स ले ली मैंने, इनके बीच में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये E नॉट आ गई इस डायरेक्शन, ये अप्लाई. इसके बीच में क्या कर दिया मैंने, एक रख दी डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये is the dielectric slab that is placed in the external electric field. रेक्टेंगल रख दी जिसके हर फेस का एरिया जो है मैंने A के बराबर ले लिया और इसकी थिकनेस जो है वो D के बराबर है, ठीक है. अब क्या होगा कि दैट ड्यू टू द डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन व्हाट हैपेंस, यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से ये पोलराइजेशन ऐसे ऐसे हुई थी पोलराइजेशन डाइलेक्ट्रिक की.
ये हो गया पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में इस साइड को आ गया नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे। अब यहाँ पर देखें अगर हम लोग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द फर्स्ट वर्टिकल कॉलम, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी पॉजिटिव चार्ज, मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ, इतना हिस्सा मैंने डिवाइड कर दिया, ये इस नेगेटिव को रहने दिया मैंने इस साइड को, और इस पॉजिटिव को मैंने इस साइड को रहने दिया, बाकी मैं पेड़ ही करूँगा। ये द पॉजिटिव चार्ज of the first vertical column that neutralizes the negative charge of the second vertical column, and the positive charge of the third vertical column that neutralizes the negative charge of the fourth vertical column, and so on। इसका मतलब यहाँ बीच में चार्जेस क्या हो जाएंगे आपके पास, न्यूट्रलाइज होते हैं। अब बचा क्या हमारे पास, hence a net negative charge is induced on the left side of the slab and net positive charge is induced on the right side, right face of the slab। इस साइड को नेट नेगेटिव चार्ज रह जाएगा और इस साइड को आपके पास क्या रह जाएगा, नेट पॉजिटिव चार्ज जो है वो रह जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के कहानी ये रह जाएगी हमारे पास। इस तरीके से ये स्लैब है, मैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी E0 इस साइड को, ये स्लैब है, तो यहाँ पर तो बच गया हमारे पास क्या, सॉरी इस साइड को तो बच गया नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, और इस साइड को बच गया कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। मान लो ये जो चार्ज है, इस चार्ज को बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। तो मान लो हमारे पास लेट प्लस माइनस QP बी द induced charge due to polarization। ये QP, P that stands for polarization of the dialectric, ठीक है। अभी समझेंगे इसको। अगर A हमारे पास क्या है, A is the area of face of slab, अगर मान लो A क्या आ गया, एरिया आ गया, तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी निकाल देते हैं हम लोग। सो देयरफॉर द प्लस माइनस सिग्मा P विद द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्लैब। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी मैं निकालूं तो किसके बराबर आ जाएगी, QP अपॉन A, चार्ज पर यूनिट एरिया, यही आती है हमारे पास। इसको दे दिया नंबर 1, नाम दे दिया, ठीक। अब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से क्या होगा, यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, तो उसकी वजह से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी, दैट इज EP अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड। ऐसे होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। सो ड्यू टू दिस एन इलेक्ट्रिक फील्ड EP is induced opposite to E0 inside the diagram। यहां पर हो जाएगी आपके पास। तो इसका मतलब E0 तो था इस साइड को, ये था E0 इस साइड को, और EP हो गई आपके पास इस साइड को। अब EP की बात करें तो देखो हम लोगों ने निकाला था कि भाई ये बन गया पैरेलल प्लेट्स आ गई हमारे पास में कि फेसेस ऐसे आएंगे, तो गॉस थ्योरम से हमने निकाला था दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेंसिटी दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पर क्या है, एप्सिलॉन नॉट तो है नहीं क्योंकि मीडियम है बीच में, तो दिस EP दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन के बराबर। इसको नंबर दे दिया, ठीक है। ये क्या आ गया आपके पास, दिस इज नंबर 2 आपके पास आ गया। तो ये आपके पास अगर
बात करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्योंकि इसकी वजह से ये इस साइड को है, ये इस साइड को है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डाइलेक्ट्रिक के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, सो ड्यू टू ईपी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक is reduced. So the resultant electric field in the dielectric E is called reduced electric field. उसको क्या बोलेंगे, reduced electric field, and it is given by E is equal to E naught minus EP. देखो दोनों का डिफरेंस आएगा, ये इस साइड को, ये इस साइड को, तो यहाँ पर ये E आ जाएगा किसके बराबर, E naught minus EP, and this E that act along the direction of E naught, क्योंकि ये EP कभी भी E naught के बराबर नहीं होगी, ना इससे ज्यादा होगी। तो कंडक्टर में दोनों बराबर हो गई थी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर हो गई थी जीरो, लेकिन डाइलेक्ट्रिक में बेटा कभी भी जीरो नहीं होगी, क्योंकि चार्जेस जो है वो फ्री नहीं है मूव करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर आपके पास दैट E acts along E naught, इसी के अलावा आपके पास से डायरेक्शन इसके आएगा। अब यहीं से निकालेंगे हम लोग क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास क्या हो गया, देख लो, रिड्यूस्ड वैल्यू किसके बराबर आ गई, रिड्यूस्ड वैल्यू दैट इज इक्वल टू अप्लाइड फील्ड माइनस इंड्यूस्ड फील्ड, अप्लाइड फील्ड माइनस इंड्यूस्ड फील्ड, वो आपके पास क्या आ गई, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखते हैं हम लोग यहां पर कि हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये लास्ट डेफिनेशन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, तीन तरह से पहले डिफाइन कर लिया है, अब चौथी बार है हमारे पास। इट इज द रेशो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सी दी है, E naught, टू द reduced electric field E that is equal to E naught minus EP in the dielectric। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is equal to किसके बराबर आ गया बेटा, E naught upon E के बराबर। ये शायद इसे नंबर 3 आएगा, तो ये आ जाएगा 4 के बराबर। ठीक है, सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, K is equal to E naught upon E naught minus EP। ज़्यादातर आप लोगों ने यही ध्यान में रखना है, ये ठीक है, ये E आपके पास किसके बराबर आता है, E naught माइनस EP के बराबर आता है। तो ये हमारे पास हो गए डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जो हम लोगों ने यहाँ पर की। अब बात करते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, देखते हैं हम लोग। ये बहुत ही, और इसको पोलराइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें पोलराइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दें आपको, पोलराइजेशन डेंसिटी या फिर डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के नाम से जाना जाता है। सो polarization density, polarization density, so it is the dipole moment induced per unit volume of the dielectric when it is placed in the external electric field।
ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास, इट इज द डाइपोल मोमेंट induced per unit volume of the electric when placed in external इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लो हमारे पास ये निकालेंगे हम लोग लेट आ स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को मानेंगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ फेस एरिया ए, जिसका फेस एरिया ए एंड थिकनेस B is placed in external electric field E naught, acquire induced charges plus minus QP on its faces and charge density plus minus sigma P, ये इसकी लाइन। तो अगर मैं इसकी बात करूं, therefore dipole moment of the slab that is equal to either charge into separation between the charges। ये आपके पास आ गया डाइपोल मोमेंट। अगर मैं चार्ज डेंसिटी की बात करूं तो चार्ज डेंसिटी that is sigma p that is equal to qp upon a। सो पोलराइजेशन डेंसिटी की बात करें, पोलराइजेशन डेंसिटी that is dipole moment per unit volume। पोलराइजेशन डेंसिटी को P से डिनोट करेंगे। डाइपोल मोमेंट कितना आया, QP into D, और वॉल्यूम आएगा A into D, एरिया into डिस्टेंस। देखो बेटा D से D कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास बचेगा किसके बराबर, QP upon A। QP upon A किसके बराबर हो गया, सिग्मा P के बराबर। सो दिस पोलराइजेशन डेंसिटी दैट इज इक्वल टू सिग्मा P। इसी तो इसके यूनिट भी क्या हो गए, जो चार्ज डेंसिटी के सर्फेस चार्ज डेंसिटी के, सो इट्स SI यूनिट इज कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये हो गई पोलराइजेशन डेंसिटी, ठीक है। और इसको डाइलेक्ट्रिक, इसको पोलराइजेशन भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, पोलराइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। हो गया भाई। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी it is found that when a dielectric that is polarized, then polarization density is directly proportional to the reduced value
value of electric field in dielectric, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। तो इसका मतलब P that varies directly as E, यही निकालनी थी हम लोगों ने, reduced value of the electric field। अब यहाँ से देखें अगर हम लोग तो कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक तो मैं लगाऊंगा यहाँ पर एप्सिलॉन और एक लगा दिया मैंने ये, दिस इज नोन एज अ ससेप्टिबिलिटी इनटू E, दिस वन वेयर दिस, इसको पढ़ते हैं हम लोग CHI, काई बोलते हैं इसको CHI, ठीक है, काई, चाय भी बोल सकते हैं आप लोग, चाय अच्छा नहीं लगता है, काई, जैसे CHEMISTRY केमिस्ट्री होता है तो वैसे ये CHI काई, ठीक है, इज नोन एज इलेक्ट्रिकल, दिस वन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो एप्सिलॉन यहां पर लगाया गया, एप्सिलॉन इज प्लेस्ड टू कीप दिस काई डायमेंशनलेस, इसको डायमेंशनलेस रखने के लिए इसको रखते हैं। तो यहां से देखें हमारे पास दिस ससेप्टिबिलिटी that is equal to P upon epsilon naught times E, it means हमारे पास क्या हो गया, that the electric susceptibility is the ratio of dielectric, oh sorry, this one is the, that is the polarization density, ratio of the polarization density to epsilon times the reduced value of the electric field in the dielectric when placed in the external electric field, ये हमारे पास है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन K एंड दिस ससेप्टिबिलिटी, डायरेक्टली कांस्टेंट एंड ससेप्टिबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको कर लेते हैं एक बार। रिलेशन बिटवीन K and this chi, हमें पता है we know E is equal to E naught minus EP। अब EP सभी को पता है किसके बराबर है भाई, सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन। सिग्मा P किसके बराबर था, P के बराबर, सो E is equal to E naught minus P अपॉन एप्सिलॉन। P अभी लिखा था हम लोगों ने, किसके बराबर था, E is equal to E naught minus एप्सिलॉन ससेप्टिबिलिटी E अपॉन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल आउट, सो E is equal to E naught minus एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल आउट बेटा, दिस dividing both sides by E, कर दो डिवाइड both sides by E, तो हमारे पास है बच गया 1 is equal to E naught upon E minus this। अब E naught upon E K के बराबर, डायरेक्टली कांस्टेंट, सो 1 is equal to K minus एप्सिलॉन। इसको मैं साइड लगाऊंगा तो 1 प्लस ये बन जाएगा ससेप्टिबिलिटी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, therefore K is equal to 1 plus this, so this is the relation between dielectric constant and susceptibility। बात करते हैं, एक और कंसेप्ट कर लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देखते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ समझते हैं इसको पहले। देखो हमने किसी भी डाइलेक्ट्रिक को
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, मान लो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। मैंने ये डाइलेक्ट्रिक रख दिया, ये एक मॉलिक्यूल दे दिया मैंने, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। मैं स्ट्रेंथ बढ़ाता गया इसकी, इनके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगता गया, ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाते गए और दूर जाते गए और दूर जाते गए, ठीक है। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा हो जाएगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की कि दीज चार्जेस आर जस्ट टू फ्री। अब उससे ज़्यादा अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दूँ तो ये चार्जेस जो हैं एक दूसरे की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे हो जाएंगे फ्री। तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा अलग और ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा अलग, तो ये चार्जेस हो गए फ्री। अब जब ये फ्री हो गए तो ये अब इंसुलेटर तो बचा नहीं, मतलब डाइलेक्ट्रिक तो बचा नहीं, तो क्या हो गया हमारे पास, कंडक्टर हो गया। तो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हुआ, ये वो मैक्सिमम वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक में विद स्टैंड कर सकती है विदाउट ब्रेकिंग डाउन इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को बिना तोड़े हुए जितनी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग किसी डाइलेक्ट्रिक को दे सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम दे सकते हैं, क्या करें, बिना इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को ब्रेक डाउन किए हुए, तो वो उसकी क्या हो गई, दैट इज नोन एज अ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मीनिंग एक्चुअल में हुआ किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। सो इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच कैन विदस्टैंड विद द और विद इन द डाइलेक्ट्रिक विदाउट ब्रेकिंग डाउन और विदाउट द ब्रेक डाउन ऑफ इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, दैट इज नोन एज अ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, द मैक्सिमम value of electric field which can exist within a dielectric without breakdown of its insulating property is called dielectric strength। मतलब मैक्सिमम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें एग्जिस्ट कर सकती है बिना इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को तोड़े। ठीक है, तो इसको मेजर करेंगे, इट इज मेजर्ड इन वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के जो यूनिट है वही आपके पास है। ठीक है, कितने स्ट्रेंथ जो है मैक्सिमम आपके पास है। ठीक है, विदाउट कॉजिंग द ब्रेकडाउन ऑफ इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी और विदाउट द ब्रेकडाउन ऑफ इट्स, ठीक है, विदाउट कॉजिंग लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, कॉजिंग द ब्रेकडाउन ऑफ, ठीक है, ऐसा लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे भी ठीक है। तो ये आपके पास डाइलेक्ट्रिक खत्म हो गए, तो कैपेसिटर के दो आर्टिकल बचते हैं, वो हम लोग अगले टॉपिक में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक आप लोगों ने बेटा इतना ही करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।